सर, आदरणीय चेयरमैन की अनुमति लेकर के हम लोग कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं दिल्ली से पर्यावरण माने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सह निदेशक डॉक्टर विमल प्रसन्न मोहंती जी। उनसे अनुरोध करते हैं कि पूर्व निर्धारित विषय पर्यावरण प्रबंधन, पुनरुद्धार, आवर्जना प्रबंधन एवं पर्यावरण संपत्ति संरक्षण उत्तम भविष्य हेतु इस विषय को लेकर के अपने विचार को प्रस्तुत करें। डॉक्टर विमल प्रसन्न मोहंती जी। मैं सुनाई दे रहा हूँ। मेरा आवाज पहुंच रहा है आपका पास? अच्छा, तो मैं हिंदी में बताना ज्यादा अच्छा रहेगा कि अंग्रेजी में? हिंदी में। आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से मैं आपका साधुवाद करता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम, आप लोग जो इतना अच्छा, बहुत शांत, सरल और सुंदर परिवेश, जो वैदिक परिवेश में शुरुआत हुआ, वेदध्वनि का साथ मंगलाचरणम, ये सब बहुत कम जगह में होता है, तो हमको बहुत प्रसन्नता आ रहा है देख के। और इतना सुंदर परिवेश, और लग रहा है कि हम जैसे कोई, ऐसे तो आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा जो हमारा है ये कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। और थोड़ी आप देखिए धीरे धीरे यही लैंग्वेज, कंप्यूटर का लैंग्वेज में संस्कृत का ही यूटिलिटी आएगा। और आप लोग इसका धरोहर है, आप इसको मेंटेन कर रहे हैं और इसको बढ़ोतरी कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे आप लोग इसमें कुछ बताने के लिए, हमारा रिसर्च, अनुसंधान, ये सब का बारे में, पर्यावरण का बारे में कुछ बताने के लिए आप मुझे जो अनुरोध किए हैं, तो मैं आपका साधुवाद करता हूँ। ये आपको विजुअल है क्या? नहीं, हाँ। सुमित, কি করছো বাবা? सर, पावर पॉइंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और पावर पॉइंट नहीं आ रहे ना? अच्छा, आपका पावर पॉइंट, बोलिए। पावर पॉइंट दिखाने का बंदोबस्त है क्या आपका? नहीं, पावर पॉइंट अगर दिखाते हैं तो दिखाइए, नहीं दिखाते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं, मैं पावर पॉइंट रखा हूँ, तो एक मिनट। हाँ, तो ये पावर पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे बात करता हूँ, ठीक है? मानते हो, थोड़ा 1 मिनट में परिचय करा देता हूँ। वो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, प्रोफेसर सोमेश कुमार मिश्रा जी हैं। वो भी वर्ल्ड फेमस बौद्ध दार्शनिक हैं। और ये अवधेश कुमार चौबे जी हैं, वो भी प्रोफेसर अगरतला कैंपस में हैं। आपके हमारे अगरतला कैंपस में हैं, बौद्ध दर्शन विभाग के हैं, विभागीय मुखिया। और ये प्रोफेसर विमल प्रसन्न मोहंती हैं, कृषि अनुसंधान परिषद के वो ये उपाध्यक्ष हैं। ये दिल्ली में है आप? हाँ, दिल्ली में है। मैं पहले वहाँ आरपी सिंह हुआ करते थे, एक साइंटिस्ट, उनके पास में जाया करता था। अच्छा, आरपी सिंह ने एक्सटेंशन पे बहुत काम किया है आईटीआर में। अच्छा, रोड में जो था आपका। हाँ, पूसा रोड में हमारा ऑफिस यहीं पे है, लेकिन हम मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर का साथ जुड़ा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो हमारा आईसीआर का हेडक्वार्टर्स है वहां से। जी,
तो मिश्रा जी हमारा पावर पॉइंट भेजा है सुधाकर मिश्रा जी को, आप उसको प्रेजेंट कर दिखा सकते हैं। आप बिना पावर पॉइंट ये कीजिए, क्योंकि आज राष्ट्रपति आने के कारण हम लोग कोई नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके कारण फंसे हुए हैं। ठीक है। तो मेरा जो वक्तव्य है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, हाँ कैसे रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए और रिसोर्स कंजर्वेशन किया जाए उज्जवल भविष्य के लिए है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा है, एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक जो तय किया गया है कि कैसे हम इसको अचीव करें। इसमें जैसे 17 गोल्स है, आपको पता है, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, बहुत सारी है, जैसे क्लीन वाटर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन प्रोडक्शन। हम जो बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा वो खाद्य शस्य उत्पादन हो रहे हैं, मछली उत्पादन जो सब भी हो रहा है, इसके लिए हमारा सारी चीज का दुनिया में ये हमारा ही प्लानेट एक ऐसा चीज है जहाँ पे आपको पर्याप्त पानी है, आपको वायुमंडल है, ऑक्सीजन मिलता है, सनलाइट है, ये सारी चीज हमारे पास सॉइल है, तो इसी से हम प्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लोग काम करते हैं, तो सारी चीज खर्चा होकर तो उत्पाद बनता है, चाहे ये गेहूं चावल हो, मछली हो, मीट हो, दूध हो, अंडे हो। लेकिन बहुत सारी आप देखेंगे कि 20 से 25% वो नष्ट हो जाता है, प्रोडक्शन बनने होने के बाद वो नष्ट हो जाता है, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोलते हैं। तो ऐसे लॉस को अगर हम प्रिवेंट कर पाएंगे तो हम कोशिश करते हैं कि इसको बढ़ोतरी करें और बढ़ाए। लेकिन जो लॉस हो रहे हैं अगर इसको प्रिवेंट कर, क्योंकि वो जो लॉस हो रहा है उसको बनाने के लिए भी तो हमारा सारी चीज खर्चा हुआ है, सनलाइट खर्चा हुआ है, पानी खर्चा हुआ है, पैसा लगा है, मिट्टी का उर्वरता भी लगा है, तो इसलिए हमारा कोशिश है इसको करने के लिए। इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा हमारा जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट करना है, इसी के लिए कैसे जो चीज हमारा वेस्ट जा रहे हैं वो वेस्ट से हम कैसे वेल्थ बना सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आपको दो चीज का बारे में बताऊंगा। एक है कि मैं बताऊंगा कि हमारा जो चीज है कि जो कि एनवायरमेंट को खराब कर सकता है, ऐसे चीज को हम कैसे अच्छा काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मैं बताऊंगा एक हमारा, आपको जो पता है ब्रूअरी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे ब्रूअरीज बनता है, अल्कोहल्स बनता है, लिकर बनता है, उसको बनाने के लिए हमारा भी क्रॉप्स का मेज वगैरह, ओट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। और हमारा जो बनने का ब्रूअरी बनने के बाद, बेवरेज बनने के बाद बाकी चीज हम फेंक देते हैं। अच्छा, उसको करने के लिए हमको फर्मेंटेशन करना पड़ता है ताकि हमको बेवरेजेस मिले। वो लेने के बाद जो हम फेंक देते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन इसी में आपको देखेंगे प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें हम इसको फेंक देते हैं तो गंदगी फैलाता है, एनवायरमेंट को खराब करता है, जो हमारा पानी में ये सब को वेस्ट कर देता है। तो इसको हम अगर सही ढंग से रिसाइकिल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हम वेस्ट को भी मैनेज कर लेंगे और हमारे लाभ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इसको आप बोल सकते हैं वेस्ट फ्रॉम दी मीन्स वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट, वेल्थ बना सकते हैं, या यू कैन से गोल्ड फ्रॉम द गटर, गटर से आपको सोना निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। ये जो ग्रेन को फर्मेंटेशन प्रोसेस में करके बेवरेज बना जाता है, और फर्मेंटेशन में ईस्ट का भी इस्तेमाल होता है, ईस्ट में भी प्रोटीन रहता है। और ये जो स्पेंट ग्रेन, जो ग्रेन से मान लो ओट्स हो, बार्ली हो, या जो फ्रूट्स हो, उसी से जिसी से हमारा बनता है जो बेवरेजेस, उसी से हमारा जो हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद बाकी चीज फेंक देते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स है। वो न्यूट्रिएंट एक्चुअली पर्याप्त मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट जो है एनिमल के लिए और फिश के लिए फीड बन सकता है। और इसको देखा गया है अगर उसी को हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा जैसे कि मान लीजिए हमारा एक्वाकल्चर होता है हमारे देश में, जो हमारा विश्व में हम 2 नंबर में है मछली प्रोडक्शन में विश्व में। अच्छा, अभी हमारा देश का जो पॉपुलेशन है वो चाइना जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है उसी का हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारा भी प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। और आप मछली का क्षेत्र में देखेंगे जो मछली है इससे 85% एक्वाकल्चर हमारा फार्मिंग में जो कल्चर में बनाते हैं, जैसे रोहू, कातला, मृगल मछली है, उसका फीड का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम ऐसे जो चीज अब फेंक रहा है, मैं जो बोला ब्रूअरी वेस्ट जो बोला, वो जो फेंक रहा है इसी में इतना एनर्जी है, इसको देखा गया इसी से अगर जो फिश फीड है या कैटल फीड है, हम 30% तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी परीक्षा हुआ है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा रिसर्च पेपर भी छपा है
और हम उसको देखेंगे अगर मछली को इसको खिलाते हैं, मछली का फीड में हम 30% तक रिप्लेस कर सकते, 30% इसको दे सकते हैं। तो बाकी जो चीज, तो इसमें कॉस्ट भी कम होगा, प्रोडक्शन भी होगा। इससे क्या होगा, हम जो खाते हैं मछली हो मीट हो जो भी खाते हैं, इसका मसल खाते हैं, तो ये मसल मतलब ये जो न्यूट्रिएंट हम जिसको फेंक रहे थे, जो कि हमारा पॉल्यूशन करते हैं एनवायरमेंट को, इसको इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, मसल बायोमास बना रहे हैं। मतलब फिश बढ़ा रहे हैं, मीट बढ़ा रहे हैं, एनिमल्स बढ़ा रहे हैं जो कि हमारा मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। इसी में हमारा दो चीज हो रहा है, एक तो वेस्ट कंट्रोल हो रहा है, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हम सेव कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। जो हम हमारे लिए जो खाद्य नहीं है, जो वेस्ट हो जाता है, वो एक्चुअली दूसरा हमारे जानवर के लिए, मछली के लिए, सब के लिए खाद्य का रूप में व्यवहार हो सकता है। और उसको हम फीड का आकार में फीड प्रोसेस करके इसको फीड बनाते हैं, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा देश का जो इतना आबादी है उसको न्यूट्रिशन का सिक्योरिटी देते हैं। अच्छा गुड प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिलता है। इससे से क्या होता है, हमारा रिसोर्स भी कंजर्वेशन हुआ। जैसे कि वो जो चीज बनाने में जो वेस्ट जा रहा था, इसी में हमारा एनर्जी खर्चा हुआ है, सारी साधन खर्चा हुआ है। लेकिन हम इसी को रिसाइकिल करके एनिमल फीड, फिश फीड बना के फिश फीड खिलाए, इसमें फीड का कॉस्ट भी कम हुआ, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड हुआ। तो एक तरीका है। और इसमें हम ये भी परीक्षा करके देखेंगे, इसको खिला के मछली या जानवर में कोई प्रॉब्लम होता है, उनका स्वास्थ्य का ऊपर कोई प्रभाव है कि नहीं, वो सब नहीं है, कितना मात्रा में खिलाने से अच्छा है, ये सब करके हम शोध पत्रिका छाप चुके हैं। और ये शोध पत्रिका हमारा 2022 को पब्लिश हुआ है इसका। तो आपको मैं पावर पॉइंट नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज है। तो हमारा काम क्या है, जो हमारा वेस्ट जा रहा है इसको कैसे रिसाइकिल करें, रीयूटिलाइज करें और इस चीज से फायदा लें, और इसे हमारा हित में लगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे। और एक चीज आपको बताया, और एक चीज बता के मैं कंप्लीट करूंगा। एक चीज है कि हम जो कैसे कि हमको पता है, हम जो खाद्य खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, प्रोटीन रहता है, और विटामिन्स रहता है, मिनरल्स रहता है, ये सारी चीज रहता है। तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमारा फूड सिक्योरिटी, सब लोग आम आदमी को कैसे खाना मिले, ये सब का चिंता रहता है। तो हमारा खाद्य में एक बड़ा चीज है, जो मछली आप बोलते हैं, जो जैसे कि इलिश माछ कलकत्ता में बड़ा फेमस है, दुनिया में बहुत टेस्टी फिश है, बहुत लोग पसंद करते हैं। ये एक बहुत न्यूट्रिएंट रिच फिश है। इसमें तेल का मात्रा भी 10% का ऊपर है, जो कि हम लोग 100 का ऊपर मछली को स्टडी किया है। और ये सब में आप देखेंगे तो इलिश माछ का बहुत उपयोग बहुत ज्यादा है। इसमें 10% तेल है। और खास करके आपका हार्ट और ब्रेन के लिए जो ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 3 तेल चाहिए, ईपी और डीएचए बोलते हैं, जो कि डीएचए आपका मेमोरी बढ़ाता है, तीक्ष्ण स्मृति शक्ति करता है, और उसका हार्ट को आपका ठीक रखता है। ईपी और डीएचए वो इलिश माछ में बहुत भरा हुआ है। ये उपादेयता क्या है आपका, आप ये जो अच्छा तेल खाएंगे, ओमेगा 3 वाला जो तेल खाएंगे, जैसे कि वनस्पति से हो या मछली से हो, आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज नहीं होगा। जो एडल्ट पॉपुलेशन को वो कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचाएगा। तो ऐसे हमारा जो बुजुर्ग लोग है, उनका जो भूलापन है, डिमेंशिया, भूल जाते हैं। और एक बोलते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, जो विजन, हम दृष्टि शक्ति तीक्ष्ण रहता है, और मूड डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, ये सब प्रिवेंट करने के लिए ये जो तेल है बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 तेल। बच्चों में भी अस्थमा और बाकी चीज दूर करने के लिए, दूर रखने के लिए इसका, तो मछली में ये सब बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, इसके बारे में आ रहा हूँ। समझो जैसे बोला, इलिश में 10%, 10.5% तेल है, और ये ओमेगा 3 का तेल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये जो हम मछली जो खाते हैं, मछली से हमारा जो 30-40% हम फेंक देते हैं। जैसे कि उनका जो मछली का गिल, उसको नहीं खाते हैं, उसका जो इंटेस्टाइन वगैरह अंदर का चीज है, बहुत सारी चीज है, हम इसको फेंक देते हैं। तो जो हम मान लीजिए 60% या 65% खाते हैं, जो 35% चीज हम फेंक देते हैं। मान लीजिए इलिश माछ में इतना अच्छा उपादान हमें बताया, और जो चीज फेंक देते हैं उसमें भी वो चीज है, जिसको आप देखे बिल्ली खा लेता है, उनको तो न्यूट्रिशन मिलता है। तो बोलने का मतलब है, अगर वो जो चीज हम फेंक रहे हैं, हमारा हावड़ा फिश मार्केट हो, इतना बड़ा मार्केट, या दीघा फिश मार्केट हो, या डायमंड हार्बर मार्केट हो, या कोई भी बाकी स्टेट का दूसरा फिश मार्केट से हम ये जो चीज फेंक रहा है, वो भी खाने का, उसको हम अगर हमारे लिए खाद्य नहीं है, हम इसको निकाल के रख देते हैं,
उसको इस्तेमाल हो सकता है। क्या के लिए? ओमेगा 3 कैप्सूल बनाने के लिए। ओमेगा 3 का उपादेयता क्या है हम लोग के लिए, मैं बताया आपको। जैसे कोरोनरी ओमेगा 3, आप जैसे कि आप जो अच्छा तेल खरीद के खाते हैं, वनस्पति तेल खाते हैं जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा है, हार्ट के लिए अच्छा लिखा रहता है। तो मछली का ये जो वेस्ट कर रहा है वो बाहर में गंदगी फैलाता है, इसी से हम ये बना सकते हैं ओमेगा 3 का कैप्सूल। ओमेगा 3 का कैप्सूल जैसे कि आपका वेस्टीज, आमोए वगैरह से आप खरीद के खाते हैं, लेकिन ये जो चीज हम खींच रहे हैं इसी को हम कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट लेवल में बड़ा करके एक जगह में ओमेगा 3 कैप्सूल बनाएगा तो पैसा इसका बहुत कम आएगा। बाहर से आप अगर एक को 32 रुपए आता है, इसमें बनाने से आपको 5-7 रुपए आएगा, क्योंकि हमारा सरकार इसको बनाएगा। तो ओमेगा 3 कैप्सूल फिश का जो आप फेंकने वाला चीज को खाते हैं, जो आपका वेस्ट हो जाता है, पॉल्यूशन भी करता है, तो इसी को आप इस्तेमाल करके आपका हेल्थ स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आप ओमेगा 3 कैप्सूल बना सकते हैं। तो ये क्या है? ये रिसाइकलिंग है। हम जो चीज को फेंक रहे थे इसको ना फेंक के इसी से एक अच्छा चीज बना रहे हैं जो कि हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम इसको खा के स्वस्थ रहेंगे, हमारा हार्ट ठीक रहेगा, तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमारा याददाश्त अच्छा रहेगा, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ऐसे जो अगर चीज हम कर सकते हैं, नहीं तो यही चीज क्या होता है कि हम बाहर फेंक देते हैं, हमारा मेटेरियल भी वेस्ट गया, इसके लिए जो हम पानी खर्चा किया, इसके लिए मिट्टी खर्चा हुआ, इसका फीड खर्चा हुआ, वो सब हुआ। लेकिन ये जो 35% फेंक देते वो तो आपका वेस्ट जाता है। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बता रहा था, गोल नंबर 12 बोलता है रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो हम इसको रेस्पॉन्सिबल प्रोड्यूस किए, कंज्यूम किए, कंजम्पशन में जो कंज्यूम नहीं करके फेंक रहे हैं इसको रिसाइकिल करके अच्छा चीज के लिए इस्तेमाल किए, जिसमें कि हमारा गोल नंबर 3 आपको बताया था, जो गोल नंबर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो गुड हेल्थ वेलबींग के लिए हम ओमेगा 3 खाएंगे तो सुस्त रहेंगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, दिमाग तेज रहेगा, हार्ट दृष्टि शक्ति अच्छा रहेगा। तो ये एक इस्तेमाल है। तो ऐसे जो चीज मैं बताया, एक आपको बताया कि ब्रियरी वेस्ट जो फेंक देते हैं, इसी से हम फिश फीड बना के हमारा फूड सिक्योरिटी को समृद्ध कर रहे हैं और ओमेगा 3 कैप्सूल बना के ये कर रहे हैं। तीसरा एक चीज बताऊंगा आपको, कलकत्ता में जो लोग हैं आप देखते हैं ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, आपको पता है कि नहीं, मुझे आपको पता होगा कि ये जो 80-90 साल क्या बहुत दिन से हमारे ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, जो कि बहुत सारी कलका उसको सिटी का लंग बोला जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए, मतलब उसमें क्या है एक्वाकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। इसका स्पेशलिटी क्या है, उसमें फीड नहीं दिया जाता है। क्या किया जाता है, मछली जो हमारा सूएज आता है वो सूएज का डाइल्यूट करके वो पॉन्ड में छोड़ा जाता है, और एक पहला पॉन्ड ट्रीटमेंट जाता है, पॉन्ड है, तो उसमें जो दिया जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये फीड को, इसमें हम क्या करते हैं, ये तो स्लाइड आ रहे हैं क्या, मुझे लग रहा है नहीं, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड में जो सीवेज आता है, सीवेज को डाइल्यूट करके पॉन्ड में छोड़ते हैं, उसको मछली खा के, और ये सीवेज हमारे लिए वो तो वेस्ट है, लेकिन एक्चुअली उसमें न्यूट्रिएंट है, दूसरा मटेरियल से, जो कि मछली के लिए खाद्य है, तो उसको खा के वो बढ़ता है, और वो बहुत अच्छा सिस्टम है, लुक्रेटिव सिस्टम है। बिना फीड देके, फीड का कॉस्ट सबसे ज्यादा है, बिना फीड देके आप मछली ग्रो कर रहे हो और वो हेल्दी है, कलकत्ता मार्केट में सेल हो रहे हैं, लोग खा रहे हैं और इसमें मुनाफा हो रहा है और इसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका फीड भी मिल रहा है, आप इसके लिए मछली का फीड खर्चा के लिए पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप के लिए वो भी काम कर रहा है। तो ऐसे ये जो मैं आपको एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं समझ कि मेरा दूसरा मीटिंग है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको मैं जो उदाहरण दिया, ऐसे इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, और आजकल का दुनिया में इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हम चीज तो बना लिए, मान लीजिए हम हमारा FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टोरेज साइट है कि नहीं, जो फ्रूट्स है, टमाटो, बाकी वेजिटेबल्स है, और जो पेरिशेबल कमोडिटी है, वो पेरिशेबल कमोडिटी मतलब वो जो वेस्ट हो जाता है, बाकी चीज वो वेस्ट ना हो,
तो उसको कैसे हम दूसरा प्रोडक्ट में बना लें ताकि हम इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बोला ब्रूअरी इंडस्ट्री से हमारा जो मटेरियल वेस्ट होके पानी में मिलता है और स्पॉइलेज करता है, उसको प्रिवेंट करके हम लोग फिश और एनिमल के लिए फीड बना के मछली और ये सब ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमारा फूड सिक्योरिटी होगा और रिसाइकिल भी हुआ, एक रेस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन मटेरियल हुआ। दूसरा आपको बताया कि आप जो फिश का उफाल जो नहीं खाते हैं हम लोग, इंटेस्टाइन वगैरह गील वगैरह फेंक देते हैं, इसी से हम ओमेगा 3 कैप्सूल बना सकते हैं। आप सोचिए कितना क्वांटिटी का हमारा वो जो उफाल एक मछली का आप देखेंगे 30% हम फेंकते हैं, वही 30% आप टोटल हमारे देश मछली प्रोडक्शन में इतना ऊपर में है, उसी से हम ओमेगा 3 कैप्सूल बनाएंगे। तो आप जो विदेश कंपनी से हम खरीद के खाते हैं, वेस्टीज इंडियन है, लोग आमोय हो, बाकी लोग से खरीद के खाते हैं, हमारा सरकार बनाएगा, ये हॉस्पिटल में सप्लाई हो सकता है बहुत कम पैसा में, तो हम लोग सुस्त रहेंगे। तो इसी टाइप का जो चीज हम अगर रिसाइकिल करेंगे और वेस्ट में मैनेजमेंट करेंगे, इसमें एनवायरमेंट मैनेजमेंट भी होगा, तो इसी से बहुत फायदा भी है। तो हमारा के लिए आगे के लिए भी समृद्ध होने के लिए ये भी तरीका है। तो ये इसी टाइप का चीज को हम लोग को सोचना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए। मैं आगे नहीं जाना चाहता, आर्सेनिक के बारे में कुछ बोलना चाहता नहीं बोलना चाहता हूँ। आर्सेनिक तो बड़ा तो समस्या है, हम कलकत्ता में 20-25 साल रिसर्च इसका ऊपर किया है। मैं सिर्फ एक स्लाइड दिखाना चाहता इससे, जो टर्मेरिक कर्कुमिन बाजार में कैप्सूल के हिसाब से भी मिलता है, जो ये आर्सेनिक में आपको पता है ये सब लीजन से ये सब इतना प्रॉब्लम है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्सेनिक जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप वैदिक साइंस इसका बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे बहुत पहले से बताया गया है कि हल्दी के बारे में कितना उपकारता है उसको बताया गया है, क्योंकि उसमें एक चीज रहता है एक्टिव प्रिंसिपल कुर्कुमिन। वो कुर्कुमिन लेके हम काफी काम किए हैं, रिसर्च किए हैं और शोध पत्रिका छापे हैं, और हम देखा है कि बहुत सारी चीज है वो कुर्कुमिन को हम मात्रा में कौन सा मात्रा में लेने से हमारा कैटरैक्ट में जो आर्सेनिक की वजह से कैटरैक्ट भी होता है, तो ये सब कैसे दूर करें। और बाकी जो कैंसर वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम करता है आर्सेनिक, इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुर्कुमिन जो कि हल्दी का है, और हल्दी जो कि हमको बहुत पुराना जमाने से हमारा शास्त्र में बताया गया कि उपयोग करता है, इसका बारे में भी रिसर्च करना इसलिए दिखाना चाहता था, लेकिन अभी मुझे दूसरा मीटिंग में ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा। तो मुझे निमंत्रण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सुयोग मिलेगा तो मिश्रा साहब, सुधाकर मिश्रा जी, आप सबको बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। लेकिन आप अभी मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे 11:30 बजे मीटिंग ज्वाइन करना, बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग। और कोई ओकेजन मिलेगा तो मैं जरूर आपसे और शेयर करूंगा ये सब के बारे में। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा, आप मंगलाचरण का साथ शुरू किए, ये सब पूजा पद्धति जैसे लगता है, और पढ़ाई का साथ ये सब चीज बहुत अच्छा है। हमारा कल्चर तो बहुत समृद्ध है, और ये आप इसका जो देखभाल आप ही इसको मेंटेन कर रहे हैं, रख रहे हैं, भविष्य के लिए रख रहे हैं। संस्कृत इतना हमारा सबसे समृद्ध लैंग्वेज है, और आप देखिए अगला 5 साल के अंदर संस्कृत ही हमारा सारी कंप्यूटर में लैंग्वेज के लिए बेस्ट सबसे कंपेटेबल ज्यादा है। हम इसको इस्तेमाल करें, आप इसको बचा के रखें। हम तो लिखते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप संस्कृत में भाषण भी देते हैं, बात करते हैं, तो हमको बहुत आनंद आता है। हमको अगर आता भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम सिर्फ कुछ मंत्र पाठ कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीज को तो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप, और आपको साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जो हमारा पुराना संस्कृति का साथ विज्ञान को जोड़ के लोगों का सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सबको साधुवाद, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से आपको मैं स्वागत करता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। भविष्य में आपका साथ जुड़ा रहेंगे। धन्यवाद। सर, आपका पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग था सर, और हम लोग बहुत एंजॉय किया, स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको आपने टच किया था, मैंने स्लाइड में देखा, जो बेसिकली हम लोगों की जानकारी में यही है कि ब्रंटलैंड कमीशन जो आया था 1987 में, उसके बाद से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इशू हुआ करता था वेस्ट मैनेजमेंट का, कि जो वेस्ट किसी भी चीज, जिस मैनेजमेंट को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत काम किया, इवन हाउस होल्ड के लिए लेवल पे भी काम किया, और हम आज अब बड़े लेवल पर भी, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी काम उतना नहीं कर पाए हैं वेस्टलैंड मैनेजमेंट को लेकर के। तो आपने इस पर प्रकाश डाला सर, और हमें वो 1987 याद दिला दिया, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत चर्चा हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपका 11:30 से मीटिंग है, मुझे पता चला, इसलिए अब तो 1 मिनट भी आपका लेना सही नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ। हाँ सुधाकर जी, पहले मैडम का सम्मान करें और उसके बाद फिर मैं आदरणीय प्राचार्य जी को निवेदन करता हूँ कि पाली डिपार्टमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शास्त्री उनका सम्मान करें। आदरणीय प्राचार्य और मैडम को ही इसका आप चेयर का सत्र का चेयरपर्सन वही रहेंगे। हमारे अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष का भार में निर्वहन कर रही है। पैरेलल सेशन ऊपर चालू कर दें। चलो चलो ऊपर चलो चलो আমরা আরেকটা সেশন ওখানে চালাবো। ঠিক আছে আমি শুরু করে আসছি। শাশ্বতিক হয়ে গেলে তারপরে আসি। ওর পরিচয় করাতে হবে যে পেপার है से दिल्ली यूनिवर्सिटी আমার ব্যাচের টপার दिनकर। चलो 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 हम बोल ए चलो ऊपर चलो ऊपर में चलो गुरुजी পেপার রিডিং করবে জয়েন্ট কমিশনার আছে এখন বিহারে পোস্টেড আছে পাটনা। আর এই আমার ব্যাচ যে ছিল ওটাতে টপ করেছে। আমি জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। अरे सब हमारा पूरा पैरेलल सेशन तो अभी आप तो कर रहे। अरे पैरेलल सेशन स्टूडेंट्स को भेजिए, आप लोग बैठिए, सब लोग ऐसे कैसे रहेगा? रिकॉर्ड हो रहा है भाई, इसका रिकॉर्डिंग जाएगा, बाहर से लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, बैठिए आप लोग बैठिए प्लीज। हाँ हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है, इसको होने दीजिए। सब यही आई है, बाकी टीचर्स कहाँ हैं? और टीचर्स लोग कहाँ हैं? कॉलेजेर लोग के तो डाकुन आप लोग को सब यहाँ पर भी दिल्ली में देख रहा है कहाँ कहाँ लाभ जी बोले हैं कि हम और लोगों को भी दे सकते हैं। इसका लिंक मुझे दिए लाभ जी ऑफिस থেকে ফোন এসেছে। আচ্ছা তো বললেন যে ভিসি স্যার জিজ্ঞেস করছেন যে আমরা এই লিংকটা আরো লোককে দিতে পারি করে তুমি একদম দাও ভাই, উনি পারমিশন দিচ্ছেন কেন? আমি দিয়েছি অলরেডি বিনা পারমিশনে। আর কালকে আমি ছিলাম অনলাইনে প্রায় সারাক্ষণ ছিলাম। তো ভালো করে শুনেছি। शुरू करें शुरू करिए। ऐसा है कि सुभाष जी को बोलिए बोलने के लिए। दिन का इसका टाइम किसका है? सुभाष जी का है सर 12 सुभाष पांडे 11:30। हाँ थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है सर। मैडम चेंज वाला पेपर सर को 11:30 सर मैडम के पास दिया हूँ, जरा मुझसे मैडम के पास से जरा लें उसको आप। चेंजिंग सर हल्का सा मोहंती जी 11:30 से है इनका ये तो है नहीं। हाँ सर एड्रेस पर बैठे हैं। अच्छा तो बुला लीजिए 11:30 से 12। अच्छा दोनों का स्वागत कर दीजिए। सुभाष जी आए हैं और दिनकर जी आए हैं। विश्वविद्यालय के बात करवाइए हेलो हाँ सुमेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या हाल है? यहाँ हम अभी उसी सत्र का चल रहा है जिस अच्छा। सेशन में आप जैसे मूर्धन्य लोगों का भी है नहीं नहीं जो ज्वाइंट कमिश्नर के पोजीशन पे काम कर रहे हैं और बहुत व्यस्त जीवन है, लेकिन हमने निवेदन किया है कि जो भी समय वो निकाल पाए
जी तो और मैं परिचय करा दूं कि ये शाश्वती मुत्सुद्दी यहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पाली विभाग में है, नमस्ते नमस्ते और ये दिनकर प्रसाद ये हमारे बैच के टॉपर हैं। जी तो मैं मैडम से हम पटना में मिले हुए हैं, लाभ अच्छा। ये किसी कॉन्फ्रेंस में ली हुई थी। अच्छा, जी, लाभ जी। जी, हाँ लाभ हाँ। जी से बड़े क्लोज हैं। हाँ जी जी तो हम लोग ये एक लेक्चर हो चुका, सेकंड लेक्चर सारे पांडे जी का और बीएचयू के हैं, जी और उसके बाद फिर आपका लेक्चर होगा। ठीक है, थोड़ा देर में करते हैं ना। लेक्चर हैं तो हमारे द्विवेदी जी, राजेश्वर द्विवेदी जी, ये बनारस के प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर कार्यरत हैं। ये अभी जो एसोसिएट प्रोफेसर ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। बिल्कुल। इसी क्रम में मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष वीडियो ऑफ कर दो क्या? को उनके व्याख्यान के लिए निवेदन करता हूँ। जी पांडे। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो मैं प्रारंभ करूं? हाँ जी कीजिए। अच्छा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो हमारे दृष्टिगत सामने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पूज्य गुरुवर अभिराज राजेंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं, और बाकी जो भी इस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनको प्रणाम करते हुए मंचस्थ सभी विद्वानों को मैं नमन करता हूं। जो लोग भी इस से जुड़े हुए हैं, आप सभी विद्वानों का मेरे तरफ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, ऐसे में कुछ मामलों में बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि परम सौभाग्य था कि आप लोगों के साथ आकर के आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हो, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया। इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। इस संगोष्ठी का जो विषय जो हमको मिला है, वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद का संबंध हमारे वैदिक परंपरा से लेकर के पौराणिक काल से लेकर के ज्योतिष से भी संबंध है, आयुर्वेद से संबंध तो है ही। एक बड़ा पुराण में एक श्लोक आया है कि वरम भूमि रुहा पंच नतु कोष्ठा रुहा दश पत्रई पुष्पई फलम स्तोये कुर्वन्ति पितृतर्पणम। अर्थात 5 पेड़ लगाने से जो फल मिलता है वह 10 भवन बनवाने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो जो वृक्ष के फूल और फल हैं उससे जब पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे पितर तृप्त होते हैं, ऐसा हमारा पुराणों के द्वारा कहा गया है। उसके बाद अथर्ववेद में एक के मंत्र आया है कि यस्याम वृक्षा वनस्पत्या ध्रुवा तिष्ठति विश्वः पृथ्वीं विश्वधायसम धृतमक्षाव वदामसि। अथर्ववेद के 11 मंडल में है कि जिस भूमि में वृक्ष वनस्पति उत्पन्न होते हैं वह भूमि समस्त जगत का कल्याण करने वाली होती है। हमारे यहाँ अगर पुराण को देखा जाए तो पुराण में जो वामन आदि जो पुराण में देवताओं से वृक्षों की उत्पत्ति माना गया है कि जो भी वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं,
वह किसी न किसी देवता के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसे हम सभी जानते हैं कि विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उसके बाद अन्य देवताओं के तत्त अंगों से नाना प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति हमारे यहाँ वामन पुराण में कहा गया है। जैसे कामदेव के हाथ से कदम्ब, उनके मणिबंध से बट वृक्ष, शिव जी से धतूरा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के शरीर से, शरीर के मध्य भाग से खदिर की उत्पत्ति हुई, विश्वकर्मा से कंटकी, पार्वती के करतल से कुंद गुल्म की उत्पत्ति हुई, गणेश जी के कुंभ देश से सिंधुबार वृक्ष की उत्पत्ति, जमराज के दक्षिण पार्श्व से कृष्ण औदुंबर की उत्पत्ति और स्कंध से अर्थात कार्तिकेय से बंधुजीवा, सूर्य से अश्वत्थ वृक्ष की उत्पत्ति हुई, कात्यायनी देवी से शमी वृक्ष की, लक्ष्मी से बिल्व वृक्ष की और शिव से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के जो वृक्ष का संबंध है, हमारे यहाँ ज्योतिष में एक श्लोक आया है कि जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले कल्प और सृष्टि का भेद कहा गया है। मानव जीवन से पहले चर अचर पहाड़, प्रकृति, पेड़ पौधे और वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। सूर्य सिद्धांत में आया है कि ग्रह क्षदेव दैत्यादि सृजतो अस्य चराचरम कृताद्र वेद दिव्याब्दा शतघना वेद सोगता। काल का निरूपण किया गया है कि 47,400 दिव्य वर्ष लगता है सकल चराचर उत्पत्ति होने में। चर और स्थिर जो भी हमारे यहाँ पर्वत हैं, पहाड़ हैं, देव है, दानव है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इन सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति हुई। जब बरस, इसलिए कि जहां तक हमको मालूम है कि मनुष्य की उत्पत्ति के पहले औषधियों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, इसलिए कि देवताओं को भी मालूम था कि यदि जो व्यक्ति मृत्यु लोक में रहेगा वह व्याधि से ग्रसित रहेगा तो उसके उपचार के निमित्त पहले औषधियों की उत्पत्ति की गई। जो हमारे यहाँ बहुत सारी औषधियां जो हैं उस दैव औषधियां के रूप में जानी जाती हैं। अब अग्नि पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण इत्यादि, इसमें जो भी वृक्ष हैं उनको हमारे यहाँ व्रत के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। इतना बड़ा महत्व कि हमारे यहाँ वृक्ष के लिए भी व्रत करने का विधान आता है। जैसे अक्षय नवमी, आंवला नवमी जिसको बोलते हैं, आंवला वृक्ष से अक्षय नवमी का उस दिन पूजन होता है, उस दिन व्रत रखा जाता है। अरण्य षष्ठी, उसके बाद अर्क सप्तमी, अर्क माने मदार, वो अर्क सप्तमी का भी व्रत है। अशोकाष्टमी, अशोक द्वादशी, कमल सप्तमी, कल्प वृक्ष व्रत, करवीर प्रतिपदा, दुर्वाष्टमी और तुलसी विवाह व्रत, जहाँ तुलसी की पूजन और तुलसी का विवाह होता है। इस प्रकार से बहुत सारे स्थलों में हमारे यहाँ जो वृक्ष की कल्पना देव के रूप में की गई है, अब वो चेतन, जड़ होते हुए भी चेतन के रूप में मानी गई है। इसलिए कि वृक्षों पर भी देवत्व, यक्ष, तमाम प्रकार के निवास करने वाले जीव रहते हैं। महाभारत काल को यदि हम देखते हैं तो एक वृक्ष पर ही एक यक्ष का निवास स्थान रहता है, जहां जल पान करने पांडव जाते हैं और यक्ष उस वृक्ष से ही, वृक्ष पर बैठ के ही वो प्रश्न करता है
कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तभी सरोवर का जल पान करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे वृक्ष के बारे में हमारे यहाँ इतना तक कि वृक्ष रोपण के लिए मंत्र भी दिए गए हैं। यह अलग बात है कि आज के परिवेश में जो हमारे यहाँ औषधियों के गुण हैं, आयुर्वेद में जो औषधियों के गुण हैं, वह इस समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के काल से संबंध रखता है। इसलिए कि पहले क्या होता था कि हम बीज बपन करते थे तो उसके मुहूर्त होते थे। अगर किसी भी पौधों का रोपण करते थे तो उसमें हम एक मुहूर्त में उस पौधे का रोपण करते थे या औषधि का रोपण करते थे या वृक्ष लगाते थे। उससे यह होता था कि उस वृक्ष में, उस लता में, उस गुल्म में, उस औषधि में वह गुण समाहित होता था। इसलिए कि एक काल के निमित्त, अगर काल के निमित्त उसका व्यवहार किया जाए तो वह निश्चित रूप से वह औषधि दिव्य औषधि के रूप में बन जाएगा। मुहूर्त चिंतामणि में हमारे यहाँ तो वार, नक्षत्र, रोहिणी, अश्वनी, कृतिका, शतभिषा, हस्त, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, इन तमाम प्रकार के वार और नक्षत्र का वर्णन प्राप्त होता है कि इन औषधियों को रोपने से उन औषधियों में वह गुण समाहित हो जाता है। अब मैं आता हूं, एक हम सभी जानते हैं कि जब कि महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था, पूरे योद्धा जो महारथी होते थे बाणों से बिध जाते थे और उन औषधियों को शाम रात्रि में विश्राम के समय औषधियों का लेप लगाया जाता था और फिर अगले दिन वो युद्ध के लिए चले जाते थे। आज हम लोग विज्ञान में जितना भी उन्नति कर लें, लेकिन अभी भी अगर एक फोड़ा और फुंसी हो जाता है तो 5 दिन एंटीबायोटिक खाना पड़ता है और आराम करना पड़ता है। लेकिन जहरीले विषैले बाणों से बिके हुए जो हमारे योद्धा थे, अभी बहुत पहले की बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले की घटना है, तो हमारे अन्य जो पौराणिक काल हैं या वैदिक काल है, उसमें औषधियों का जो सम्मिश्रण है या औषधियों का गुण है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं वह मात्र शैशव अवस्था में है, उसको हम बालक भी नहीं कह सकते, प्रौढ़ भी नहीं कह, शैशव अवस्था कहेंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ कालांतर में 100-200 वर्षों में जो हमारे औषधियों का मानव जीवन में उपयोग होना चाहिए, किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा। इसलिए कि हम लोग उसकी जो विधि है उस विधि के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मैं मिश्र जी बैठे हुए हैं, हमारे गुरुदेव हैं। हम लोग जब काशी में वाइस चांसलर थे तो आपका दर्शन होता था, लगभग जगह आपका दर्शन हो जाता है। आयुर्वेद की जो विधाएं हैं इस समय प्रायः यह देखा जाता है कि जो हमारे औषधियां दी जा रही हैं उन औषधियों से रोग शमन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं से हम जो ज्योतिष और आयुर्वेद का संबंध है, जो उन औषधियों में जो गुण समाहित होना चाहिए, हम उचित काल में उस औषधियों का रोपण नहीं करते हैं, उचित मुहूर्त में उसका फिर हम गुड़ाई नहीं करते हैं। जो हमारे यहाँ निराई गुड़ाई का दिया गया है, उसको क्वाथ बनाने का मुहूर्त दिया गया है, हमारे यहाँ औषधि भक्षण का भी मुहूर्त दिया गया है कि इस काल में औषधि का भक्षण करना चाहिए तो व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। हम रोगी का तो उपचार कर ले रहे हैं मॉडर्न साइंस से, लेकिन रोग का उपचार नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्य यही है कि हम अपने जो
हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी वृक्ष और वनस्पतियों के द्वारा जो अमोघ जो मूल्यवान वस्तु है, उसका हम उपयोग सही मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। आज कम से कम भारत में हर शहर में दो चार आयुर्वेद की फैक्ट्रियां प्रचलित हैं, दवा भी बनती हैं। मार्केट से जा करके बोरा के बोरा वनस्पतियों को लोग ले आते हैं, उसको कूट करके दवा बना देते हैं, लेकिन उन वनस्पतियों में वह गुण नहीं होता है। इसलिए कि किस नक्षत्र में हम उस वनस्पतियों को कूटना है, किस काल में उस औषधि क्वाथ को बनाना है, वह गुण न होने के कारण हमारे जो मानव जीवन में जो रोग है इसकी वृद्धि हो रही है, न कि इससे हमारा सटीक आयुर्वेद के माध्यम से उपचार हो रहा है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं और न किसी होम्योपैथी से हमको कोई परहेज है कि एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो, लेकिन जितनी समृद्ध हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, केवल वनस्पतियों के बल पर, केवल अब आजकल क्या है कि जो वृक्ष वाली जो चिकित्सा है, जैसे बहुत सारे जितने वृक्ष हैं हमारे, जैसे अश्वत्थ वृक्ष हैं, बट वृक्ष हैं, ओदुम्बर है, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, सागौन है, इन औषधियों के छाल से, इनके फल से, इनके पुष्प से भी हमारे यहाँ जो चिकित्सा की विधि बताई गई है वह अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि एक ही काल में दो वनस्पतियों को या दो पौधों का रोपण करें, एक मुहूर्त के, एक काल में नहीं, एक मुहूर्त में और एक बिना मुहूर्त में, और दोनों में समान मात्रा में उसको खाद और पानी दें। जो मुहूर्त के द्वारा जिन औषधियों का रोपण किया जाएगा उस औषधि में वह गुण भी प्राप्त होगा और उसमें वृद्धि की क्षमता अधिक होगी, उसमें फल की क्षमता अधिक होगी। और जो बिना मुहूर्त के बोएंगे वह किसी न किसी रोग से जा करके वह ग्रसित हो जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ उस काल में जो बताए गए हैं उस काल का समावेश नहीं किया गया। आज आयुर्वेद की जो विधाएं हैं, वनस्पतियों का जो सेचन है, हम तो विश्वविद्यालय आजकल खूब खोल रहे हैं, आयुर्वेद कॉलेज सरकारें खोल रही हैं, लेकिन हम यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। अभी एक दो दिन पहले आयुर्वेद में मेरा एक व्याख्यान भी था सेमिनार में। सरकार बिल्डिंग के अपेक्षा वनस्पति उगाने के लिए एक कम से कम 5 एकड़ 10 एकड़ वहां कैंपस थे, इसलिए कि जब उस संस्थान में प्रायोगिक रूप से हमारे यहाँ जब औषधियां उत्पन्न कराई जाएंगी, उन औषधियों में जो गुण होगा तो हमें विश्वास है कि साध्य और असाध्य जो दो प्रकार के रोग हमारे यहाँ कहे गए हैं, उन दोनों प्रकार के रोग से निजात निश्चित रूप से मिलेगा। अब हमारे यहाँ जो ब्रह्म संहिता में या कृषि पराशर में औषधियों के रोपण का भी मुहूर्त बताया गया है। ब्रह्म संहिता में क्या है कि जिस भूमि में यदि आपको वनस्पतियों को या औषधियों को, वृक्षों को रोपण करना है, तो आचार्य ब्राह्मण कहते हैं कि तिलान बपेत, सबसे पहले भूमि में तिल बो देना चाहिए। तिल बोने के बाद जब तिल पुष्पित हो जाए तो उसी भूमि में उस तिल को क्या करिए, जोत करके गाड़ दीजिए, और उसके बाद वह भूमि जो होती है वह शुद्ध हो जाती है। आज देख रहे हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हवन के द्वारा भूमि में ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, हवन करा करके, यज्ञ करा करके बहुत सारे प्रोजेक्ट ईडीसी से लेके चलाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राचीन काल में, वो भी एक उपाय है, हमारे वैदिक संस्कृति के जो मंत्रों का जो प्रभाव है उससे भी भूमि जागृत होती है। इसलिए कि जब हमारे यहाँ गृह में वास्तु के मंत्र के जप से वह भूमिगत जो दोष शांत हो जाता है, तो उस भूमि में अगर वैदिक मंत्र से हवन भी किया जाए या जो वैदिक रीति से बताई गई चीजें हैं अगर उसका समावेश किया जाए,
तो निश्चित रूप से उस भूमि में उत्पन्न होने वाले जो भी वनस्पति और वृक्ष हैं वो अधिक फलदायी होंगे। आचार्य ब्राह्मणी जब तिल के बाद भूमि शुद्धि की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं, वृक्ष का रोपण करना चाहिए। वृक्ष के रोपण के लिए एक आया है, बृहद दैवक रंजन में एक मंत्र आया है कि ओम वसुदेव पुण्य देती धरेति च नमस्ते शुभगे देवी ध्रुमोयम वर्धता मिति। आवाज आ रही है? जी आ रही है। कैमरा ऑफ करके बोलेंगे तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी? अभी म्यूट है आपका। आपका म्यूट है, आपका म्यूट हो गया है। आपके साइड से म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। अब आएगा? हाँ अब आएगा। आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है। तो हमारे बृहद दैवक रंजन में वृक्ष जब भूमि शुद्ध कर ली जाती है तो वृक्ष लता रोपने का मंत्र दिया गया है। कहा गया कि ओम वसुधेति च सीतेति पुण्य देति धरेति च नमस्ते शुभगे देवी ध्रुमोयम वर्धतामिति। इस मंत्र के द्वारा बृहद दैवक रंजन में आया है, इस मंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं कि भूमि में उस वृक्ष को रोपण करते हैं, और उस वृक्ष के रोपण करने के बाद हमारे यहाँ जो वृक्ष की जब उत्पत्ति होने लगती है तो ऋतुओं के अनुसार किस ऋतु में किस वृक्ष का रोपण करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, अन्य अन्य ऋतुओं में अन्य अन्य वृक्षों का रोपण करने का भी हमारे यहाँ जो ब्राह्मणी ने वृक्षायुर्वेद में इसका वर्णन प्रचुर मात्रा में दिए हुए हैं। उसके बाद जो वृक्ष की दूरी का भी उन्होंने प्रमाण बताए हैं, वो उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि सबसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की जो दूरी है वह 20 हाथ होना चाहिए, उत्तम विधि है। जो मध्यम विधि है वह 16 हाथ बताए हैं, और जो अधम है वह 12 हाथ बताए हैं कि 12 हाथ के दूरी पर एक वृक्ष लगा सकते हैं, उससे कम दूरी पर नहीं। इसलिए कि जब और नजदीक वृक्ष एक दूसरे के परस्पर में होगा तो उसमें उसके फल में और पुष्प में वृद्धि नहीं होगी। हमारे ऋषियों के द्वारा वृक्ष एक इतना उपयोगी है कि जल से लेकर के कि वृक्ष के द्वारा जल के खोज में बृहद संहिता में तो दकारगल अध्याय ही आचार्य ब्राह्मणी ने लिख दिया है। जो आज के परिवेश में हम लोग 200-300 फीट या 1000 पहाड़ी क्षेत्रों में कई हजार फीट खोदने के बाद भी जल का पता नहीं चलता है। कहीं अगर पत्थर मिल जाता है तो हमारे जो इंजीनियर है वो कहते हैं कि इसके नीचे पानी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वृक्ष के द्वारा, वृक्ष के टहनियों के द्वारा आया है बृहद संहिता में कि जिस वृक्ष की टहनी झुकी हुई हो और उसके पत्ते पीले पड़ गए हो तो वह निश्चित रूप से वहां जल की सीरा होती है। जामुन वृक्ष के 3 हाथ उत्तर भाग में 3 पुरुष नीचे खोदने पर एक मेढक निकलेगा और उसके नीचे ब्राह्मी नाम की जल की सीरा होती है जो अच्छे स्वाद को देने वाली होती है। हमारे बृहद संहिता में जो आचार्य ब्राह्मणी ने जल के बारे में बताया गया है वो सैकड़ों वृक्षों से, जो भी बड़े बड़े वृक्ष हैं उनसे जल के बारे में, जल की खोज में की है। इसलिए कि जल विज्ञान हमारे पर्यावरण में जल और वनस्पति और वृक्ष ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज 2000 वर्ष पहले जिस ग्रंथ में आचार्य ने जो कहा है सटीक रूप से आज भी अगर हम लोग कहीं जाते हैं, अगर
ज्योतिषी होने के चलते वास्तु या जल के लिए बोरिंग करने के लिए स्थान देखने, तो उस वृक्ष को देख करके, लताओं को देख करके, गुल्म को देख करके और दीमक को देख करके हम लोग जल की खोज कर लेते हैं। जो हम कहीं से भी, हमको यह आवश्यकता नहीं है कि किसी यंत्र के द्वारा हम जल देखें कि यहाँ जल है और यहाँ जल नहीं है। आज हम इतना आधुनिकता में जा चुके हैं कि हम अपने मूल जो हमारा जो वैदिक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान हमारा वही है जो हमारे वृक्ष और वनस्पतियां हैं। जब तक इनका हम संवर्धन नहीं करेंगे, जब तक इनका संरक्षण नहीं करेंगे, इनके अनुरूप यदि हम आचरण नहीं करेंगे, तो हम कितना ही आगे बढ़ जाए, हमारी संस्कृति का और हमारे आयुर्वेद के माध्यम से रोग का, इन दोनों संस्कृति का भी विकास होगा और रोग जो बढ़ रहा है उसका भी ह्रास होगा। निश्चित रूप से हम लोगों को इन वनस्पतियों के द्वारा इन पर विचार करना चाहिए। और मैं आप सभी से यह निवेदन कर रहा हूं कि जो भी हमारे चिकित्सक या आयुर्वेद के बैठे हुए हैं, एक काल के अधीन वनस्पतियों का रोपण करें। उस काल के भी अगर औषधि बनाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी साध्य असाध्य जो भी रोग हैं उससे निरसन होगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। मैं इन्हीं सब वाणी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं, अपने बाड़ी को विराम देता हूं, इसलिए कि हमको आज 12 बजे से क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वहीं जा रहा हूं, फिर कभी आप लोगों का दर्शन करने आऊंगा। मैं प्रणाम। हमारे प्राचार्य जी कुछ उनकी जिज्ञासा है और उनको निवेदन करता हूँ। सर, आपका पेपर अद्भुत रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग की प्यास पूरी तरह बुझी नहीं कि उस समय थोड़ा और मिलता आपको। बाकी सब सर, दो विषय पर मुझको थोड़ा जानना था। जैसे आजकल आधुनिक काल में हम लोग ये मानते हैं कि जो प्लांट है, कोई भी वृक्ष है, वो एक पर्टिकुलर सॉइल से जुड़ा है। जैसे अगर रुई का पेड़ बने लगेगा तो वो ब्लैक सॉइल में लगेगा। तो इस हम लोग सॉइल के विभाजन के तौर पे वृक्षों का और प्लांट्स को चयन करते हैं। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि वृक्ष देवताओं से भी जुड़े हैं, ग्रहों से भी जुड़े हैं। तो ऐसा कोई रेफरेंस है क्या कि उस मिट्टी से भी उसके जोड़ का कोई रेफरेंस मिलता हो? ये हमारे यहाँ 4 प्रकार के भूमि का वर्णन प्राप्त होता है। एक ब्राह्मणी भूमि होती है, एक क्षत्रिया भूमि होती है, एक वैश्या भूमि होती है, एक शूद्रा भूमि होती है। तो वृक्ष के लिए जो देव औषधियों का जो रोपण किया जाता है वो ब्राह्मणी भूमि में सबसे ज्यादा प्रशस्त माना गया है। अगर ब्राह्मणी भूमि में यदि अब ब्राह्मणी भूमि के हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में विधान भी बताए गए हैं कि जिस भूमि में कुश उत्पन्न हो, दुर्वा उत्पन्न हो, तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हो, वो ब्राह्मणी भूमि कही जाती है। जिसके स्वाद मधुर हो, चखने के बाद जिनके स्वाद मधुर हो और घृत गंध की हो, उसका गंध जो भूमि का गंध वो घृत गंधा हो, वो ब्राह्मणी भूमि कही जाती है। औषधियां जो होती हैं वो दैव औषधि होती हैं। इसीलिए ब्राह्मणी भूमि में यदि औषधि का रोपण किया जाए तो उन औषधियों में और गुण अधिक प्राप्त होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके व्याख्यान से हम लोगों को बहुत ही लाभ हुआ है। हम लोग वृक्षों में जीवन और देवताओं के बारे में तो जानते थे, लेकिन आपने इसको और भी विस्तार प्रदान करते हुए विभिन्न देवताओं से वृक्षों की जो उत्पत्ति बताई है। और मुझे आशा है कि आधुनिक जो ये पर्यावरणविद हैं उनके चिंतन को एक नया आयाम अवश्य देगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा, एक नहीं तो मैं 15-20 मिनट और बोलता, लेकिन हमको वहां पहुंचना जरूरी है। कोई बात नहीं सर, हम लोग आपके संपर्क में रहेंगे और हमारी जो जिज्ञासा होगी वो बाद में रखेंगे हम लोग। जरूर आप जरूर।
और